नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दिलचस्प ऑल्टरनेट नैरेटिव को एक्सप्लोर करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जहां एक चहेते हीरो का दिमाग दो बिल्कुल अलग-अलग व्यक्तित्वों का एक साइकोलॉजिकल बैटल ग्राउंड बन जाता है। यहां परिस्थितियां और एक खास तरह की ट्रेनिंग एक इंसान के सोचने के तरीके को पूरी तरह से पलट देती हैं। एक तरफ है वो ओरिजिनल कैरेक्टर जिसे हम सब जानते हैं, कम आईक्यू, अत्यधिक भावुक और बिना सोचे समझे बस इम्पल्स पे काम करने वाला। और दूसरी तरफ एक रूट निंजा जो बेहद बुद्धिमान है, भावनाहीन है और पूरी तरह से सिर्फ कैलकुलेशन के आधार पर काम करता है। ये कॉन्ट्रास्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या एक ही इंसान के अंदर ये दो बिल्कुल एक्सट्रीम पर्सनैलिटीज एक साथ रह सकती हैं? चलिए सबसे पहले देखते हैं नारुतो के ये दो चेहरे। आखिर इस दर्दनाक और बटी हुई पहचान की शुरुआत कहाँ से हुई? जब कोई बच्चा सिर्फ 4 साल का हो और उसे थर्ड होकागे द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? उस अकेलेपन ने इस छोटे से वल्नरेबल बच्चे को सीधे कोनोनोहा के सबसे खतरनाक और मैनिपुलेटिव इंसान के हाथों में धकेल दिया। एक छोटा सा रिजेक्शन कैसे किसी की पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है, ये उसका सबसे डार्क उदाहरण है। अब यहां से शुरू होती है डेंजो की वो क्रूर और रोंगटे खड़े कर देने वाली इमोशनल कंडीशनिंग। एक अच्छा निंजा कभी अपनी भावनाएं नहीं दिखाता। डांजो का बस यही एक रूल था, और इसी सख्त अनुशासन ने एक शोर मचाने वाले एक्सप्रेसिव बच्चे को महज 7 साल की उम्र में एक खामोश एलीट हत्यारे में बदल दिया। सोचने वाली बात है, सिर्फ 7 साल की उम्र। इस ट्रेनिंग का असर कितना गहरा था, इसका एक सॉलिड एग्जाम्पल देखिए। एक बेहद ब्रूटल स्पारिंग सेशन होता है और उसके बाद उस बच्चे के चेहरे पर कोई दर्द या डर नहीं है। वो अपने मुंह से खून से सना एक दांत थूकता है और बड़ी ही शांति से हीलिंग के लिए कुरामा को धन्यवाद कहता है, बिल्कुल किसी बिजनेस पार्टनर की तरह, जैसे इमोशंस का तो कोई नामो निशान ही नहीं बचा। लेकिन यहां एक बहुत ही क्रूशल पॉइंट है। डांजो के बाकी निंजाओं की तरह इस बच्चे का दिमाग पूरी तरह से खाली या माइंड वाइप्ड नहीं किया गया था। इसके बजाय उसने एक अनोखी साइकोलॉजिकल एबिलिटी डेवलप कर ली थी, जिसे हम इमोशनल स्विच कह सकते हैं। ये स्विच उसे खुफिया मिशंस के लिए अपनी भावनाओं को अपनी मर्जी से ऑन या ऑफ करने की ताकत देता था। इसी अडेप्टेबिलिटी ने इस युवा निंजा को असाधारण रूप से खतरनाक और अपने मास्टर डैंजो का चहेता बना दिया था। खैर, अब आते हैं कहानी के अगले पड़ाव पर, द मेमोरी सील कवर अप, वो साजिश जिसने असली पहचान को ही छुपा दिया। इस अजीब सी चाइल्डहुड टाइमलाइन पर जरा गौर करें। 4 साल की उम्र में रिजेक्शन और डैंजो से मिलना, 7 साल में एलीट रूट असैसिन बनना, फिर 8 साल की उम्र में गंभीर रूप से घायल अवस्था में पाए जाने के बाद यादों का सील हो जाना, और फाइनली 12 साल में उस ओरिजिनल एनिमे पर्सोना का सामने आना। मतलब वो जो हसमुख निंजा कहानी में दिखता है, वो वास्तव में विलेज लीडरशिप द्वारा बनाया गया एक बहुत ही केयरफुली कंस्ट्रक्टेड इल्यूजन था, एक छलावा। पूरे 4 साल, उन 4 सालों की जोनिन स्तर की टैक्टिकल स्किल्स और खौफनाक यादों को पूरी तरीके से नकली और खुशगवार यादों के नीचे लॉक कर दिया गया था। ऐसा इसलिए किया गया ताकि वो जो थ्रेट बन सकता था उसे हमेशा के लिए न्यूट्रलाइज किया जा सके। पर एक आर्टिफिशियल सील आखिर कब तक टिकती? चुनिन एग्जाम्स के दौरान एक भयानक मॉन्स्टर से लड़ते वक्त ये सील आखिरकार टूट ही जाती है। शुकाकू के खिलाफ उस इंटेंस बैटल में सील टूटने का पूरा सीक्वेंस रोंगटे खड़े कर देने वाला है। पहले गारा के अटैक को फिजिकली रोकना, फिर बिना कोई दर्द महसूस किए शरीर से ब्लू चक्र का लीक होना, उसके बाद कुरामा का उस इंटरनल सील को हिंसक रूप से तोड़ देना और अंततः लाल पैटर्न्स वाले एक छिपे हुए बैटल स्कार का उभरना। ये किसी मजबूत जंजीर के झटके से टूटने जैसा था। वेलकम बैक। चक्र के प्रेशर की एक विशाल लहर और वो भयानक लाल पैटर्न्स इस बात का साफ सिग्नल देते हैं कि अब कोई रोक टोक नहीं है। असली ऑपरेटिव अब पूरी तरह से लौट आया है। इस सील के टूटने के तुरंत बाद जो टैक्टिकल माइंड जागता है, वो क्राइसिस में कैसे काम करता है, चलिए ये देखते हैं। ये डिफरेंस एकदम इमीडिएट और जारिंग है। सील टूटने से पहले जहां घबराहट थी, डर था और ब्लाइंडली फाइट करना हावी था, वहीं सील टूटने के तुरंत बाद सब कुछ बदल जाता है। पैनिक की जगह अब एक सीजन्ड वेटरन की ठंडी, चिलिंग कामनेस आ जाती है। मूवमेंट स्टाइल पूरी तरह से नया है। डिसीजन मेकिंग भी झटके से बदल जाती है। इमोशनल आउटबर्स्ट की जगह अब कोल्ड, टैक्टिकल लॉजिक ले लेता है। सामने खड़े उस विशाल खतरे के बावजूद डर का कोई नामो निशान नहीं होता। बैटलफील्ड का असेसमेंट बिना किसी इमोशन के होता है।
अंधे गुस्से के बजाय इन्फॉर्मेशन गैदर करने को प्रायोरिटी दी जाती है। लॉजिक बिल्कुल साफ है, सवालों के जवाब पाने के लिए सुरक्षित वापस जाना होगा और उसके लिए इस दुश्मन को हराना ही होगा। प्योर टैक्टिक्स। अगर इन दोनों वर्जन्स को एक साथ रखकर देखें तो क्लियर होता है कि कॉम्बैट स्टाइल एक ब्रॉलर से कैलकुलेटेड टैक्टिशियन बन चुका है। जहां ओरिजिनल पर्सोना की प्राइमरी ड्राइव सिर्फ एक्सेप्टेंस पाना था, वहीं अनसील्ड पर्सोना का फोकस इन्फॉर्मेशन और सर्वाइवल पर है, और इमोशंस तो हाईली रिएक्टिव से एक कंट्रोल्ड स्विच में बदल चुके हैं। ये अवेकन्ड फाइटर अपने डेवस्टेटिंग कोवर्ट स्किल्स और एक ह्यूमन हार्ट के कॉम्बिनेशन के साथ सच में एक अनप्रेडिक्टेबल ऑपरेटिव बन चुका है। तो इस पूरी कहानी के बाद एक बड़ा सवाल जरूर पीछे छूट जाता है। अपनी टैक्टिकल ब्रिलियंस और कंट्रोल्ड इमोशंस के साथ क्या ये अवेकन्ड वॉरियर एक अल्टीमेट सेवियर है या फिर एक अनस्टॉपेबल थ्रेट? जब दुनिया का सबसे बड़ा हीरो ही उसका सबसे परफेक्टली कंडीशन्ड वेपन बन जाए तो क्या होगा? ये एक ऐसा थॉट है जो इस नैरेटिव को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देता है। आज की इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।